हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर इंडियन हिंदू गो बैक। जी हां, कनाडा में खालिस्तानियों ने इंडिया डे परेड के सामने कर दी बड़ी नारेबाजी। भारतीय तिरंगे का किया है अपमान। दोस्तों, गो बैक के लगा दिए हैं नारे खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने। कनाडा के टोरंटो में भारत दिवस परेड को बाधित करके रख दिया है। दोस्तों, बताएंगे आखिर कैसे पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर देखती रह गई और ये लोग भारतीय तिरंगे का अपमान करके चले गए। तो दोस्तों, वही बताएंगे आपको जहाँ राजनाथ जी के अमेरिका दौरे से तेजस को मिलेगा नया पंख। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले दुरुस्त करेंगे कील और कांटे। दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। सीएम योगी के इस बयान पर पाकिस्तान में मच गया कोहराम। जी हां दोस्तों, अब कहने लगे पाकिस्तानी। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। तो वहीं इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, यूनुस के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला। फिर एक बार हिंदू पर हमले की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बांग्लादेश से। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे उमर अब्दुल्ला ने ऑफिशियल मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि 370 और 35 को फिर से बहाल करेंगे ये। जी हां, इस मैनिफेस्टो ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर और भारत के केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को हिलाने की कोशिश की है। दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा में खालिस्तानियों ने इंडिया डे परेड के सामने कर दी नारेबाजी। इंडियन हिंदू गो बैक के लगाए हैं नारे, तिरंगे का भी किया अपमान। दोस्तों, रविवार को दर्जनों खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के टोरंटो में भारत दिवस परेड को बाधित कर दिया, जिससे प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित ये स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तनाव पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो में भारत समर्थक और भारत विरोधी समूह के बीच झड़प को दिखाया गया है। न्यूज 18 में यह खबर छपी है दोस्तों, जिसमें कैलगरी के एक पत्रकार ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि 18 अगस्त को टोरंटो के नाथन फिलिप्स स्क्वायर पर आयोजित परेड कथित तौर पर देश में भारत की स्वतंत्रता के सबसे बड़े स्मरणोत्सव में से एक थी। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार के संरक्षण में खालिस्तानी अलगाववादी खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। भारत समर्थकों और खालिस्तानियों के बीच टकराव देखा गया। इंडिया डे परेड के सामने खालिस्तानी इंडियन हिंदू गो बैक इंडिया और ना हिंदी ना हिंदुस्तान बनकर रहेगा खालिस्तान के नारे लगा रहे थे। खालिस्तानियों ने भारतीय तिरंगे का अपमान भी किया। एक वीडियो में खालिस्तानी तिरंगे के ऊपर खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक अन्य वीडियो में खालिस्तानी तिरंगे को फाड़ रहा है, जबकि कनाडाई पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान परेड में शामिल समर्थकों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर खालिस्तानी अलगाववादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक समय तो दोनों पक्ष आमने सामने तक आ गए और झड़प की नौबत तक आ गई। टोरंटो में आयोजित इंडियन डे परेड में भारत के बाहर सबसे बड़ा भारतीय झंडा शामिल था। इसके साथ ही भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई झांकियां भी शामिल थी। परेड का विरोध करने के लिए खालिस्तानियों ने पहले से ही योजना बनाई थी। जी हां, कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों और भारत समर्थकों के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले सितंबर में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसमें खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के लिंक का आरोप लगाया गया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारतीय तिरंगे का जो अपमान किया इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने, और कनाडा की पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही, जिसने एक बार भी खालिस्तानियों को ऐसा करने से नहीं रोका। जबकि भारतीय समर्थक वहां पर भारत परेड दिवस मना रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण, जबकि हिंसा यही खालिस्तानी कर रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस ने इनको कुछ नहीं कहा। ऐसे में क्लियर दिखाई और समझ में आ रहा है कि कैसे कनाडा की पुलिस, कनाडा की ट्रूडो सरकार इन खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा अंत में, ताकि हर किसी को कनाडा का असली रूप समझ में आ सके। तो वहीं आपको बता दें, राजनाथ सिंह जी के अमेरिका दौरे से तेजस को मिलेंगे पंख। पीएम मोदी की यात्रा से पहले दुरुस्त करेंगे कील कांटे। दरअसल भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1A को जल्द ही अपना इंजन मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही अमेरिका के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि अपने इस 5 दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री अमेरिकी फर्म जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को GEF 404 टर्बोफैन इंजन की आपूर्ति में हो रही देरी के मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की डिलीवरी इंजनों की सप्लाई में देरी के चलते लटक रही है। भारतीय वायुसेना को 31 मार्च 2024 तक पहले तेजस MK-1A की डिलीवरी होनी थी, लेकिन इसमें लगभग 10 महीने की देरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अगस्त से अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। रक्षा मंत्री 23 अगस्त को पेंटागन में अपने अमेरिकी समकक्ष डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेंगे। राजनाथ सिंह जी 21 से 25 अगस्त तक अमेरिका में ही रहेंगे। रक्षा मंत्री की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सितंबर को अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र के भविष्य शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करें। इसके बाद वे 26 सितंबर को उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करेंगे। इस साल
बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये यात्रा 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ समय पहले हो रही है। जी हाँ दोस्त, ऐसे में ऑल द बेस्ट राजनाथ सिंह जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। तो वही बता दें 50 मिलियन से भी ज्यादा भारतीयों ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, 50.6 मिलियन से अधिक भारतीयों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड की है। दोस्तों ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि इतने ज्यादा भारतीयों के अंदर वाकई भारत को लेकर देश प्रेम दिखाई दे रहा है, जो कि दुश्मन देशों को एक बहुत बड़ा ये मैसेज भी जा रहा है दोस्तों, ताकि वो इंडिया की तरफ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे कि भारतीय अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आप लोगों ने भी हर घर तिरंगा में पार्टिसिपेट किया? तो दोस्तों बताना मत भूलेगा। तो वहीं आपको बता दें पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर खत्म हो जाएगा ये। जी हाँ, सीएम योगी जी के इस बयान पर पाकिस्तानी क्या कहते नजर आ रहे हैं आपको बता दें। पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की भविष्यवाणी बार बार देखी जा रही है। पाकिस्तानी जनता योगी जी के बयान को न सिर्फ देख रही है बल्कि उनकी बातों के समर्थन में अपना रिएक्शन भी दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तानियों को योगी जी की बातों पर भरोसा है। हैरानी की बात तो यह है कि योगी जी ने अपने बयान में पाकिस्तान के भारत में विलय होने या फिर खत्म हो जाने की बात कही। अब सरहद पार बैठे लोग कह रहे हैं कि सचमुच में पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट बताई तो पाकिस्तान की अलग अलग जगहों से बाबा को समर्थन मिलने लगा। पाकिस्तान के लोग इशारों में वहाँ के एक सूबे यानी एक राज्य की बात कर रहे हैं। उस सूबे का नाम है बलूचिस्तान, जहाँ एक बार फिर आजादी की लड़ाई भड़क गई है। यानी कि पाकिस्तानियों को पता है कि उनके मुल्क की सबसे कमजोर कड़ी क्या है। योगी जी को पाकिस्तान में समर्थन मिलने की वजह भी यही है दोस्तों। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में बैठकर एक और पाकिस्तानी कैमरे पर खुद के देश का बंटवारा होने की बातें कर रहे हैं। योगी जी के बयान पर एक के बाद एक दूसरा वीडियो सबूत मिल रहा है। ये बताने के लिए खुद पाकिस्तानी जनता सामने आ रही है और ऐसी बातें शेयर कर रही है और कह रही है कि योगी जी की बात वाकई में सच होगी। जी हाँ, खुद पाकिस्तानी मानने को तैयार है कि टूटने की कगार पर है पाकिस्तान और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान आने वाले समय में या तो विलुप्त हो जाएगा या फिर भारत में उसका विलय हो जाएगा, घर वापसी हो सकती है पाकिस्तान की। तो वही दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला। अब ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास को बनाया गया निशाना। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कम नहीं हो रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया था। ढाका कॉलेज के हिंदा छात्रावास पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में मंदिर और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले में छात्रावास के पश्चिमी हिस्से में स्थित हिंदू मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा कीमती चीजों को भी चुरा लिया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अभी तक इस हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकारी नौकरी में कोटा हटाने को लेकर उग्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो देश छोड़कर चली गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 250 से ज्यादा जगहों पर हिंदू समुदाय के घरों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। इन हमलों के खिलाफ हिंदू समुदाय ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया था दोस्तों। तो वहीं बता दें ढाका में बड़ा फेरबदल, शहर के 32 पुलिस थानों के प्रमुखों का हुआ तबादला। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के हटने के बाद पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 18 प्रभारी अधिकारियों के तबादले के कुछ दिनों बाद ढाका के 32 पुलिस थानों के प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। BD News 24.com समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार तबादले का आदेश रविवार आधी रात को आया। नवीनतम तबादले के साथ ही ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आने वाले सभी 50 पुलिस थानों के प्रमुखों का तबादला कर दिया गया है। अन्य 18 प्रभारी अधिकारियों का तबादला 13 अगस्त को किया गया था। खबर के मुताबिक स्थानांतरित किए गए लोगों के पास अब वो अधिकार नहीं होंगे जो उनके पास प्रमुख के रूप में थे। इन अधिकारियों को देश भर के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा गया है, जहां उन्हें पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा है। तो वहीं बता दें शेख हसीना की क्रूर तानाशाही ने देश की हर संस्था को बर्बाद कर दिया। जी हां, ढाका में मोहम्मद यूनुस का यह बयान दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को आरोप लगाया कि शेख हसीना की क्रूर तानाशाही ने 1.5 दशक के लंबे शासनकाल के दौरान देश की लगभग हर संस्था को नष्ट कर दिया और चुनावों में खुले तौर पर धांधली हुई। शेख हसीना के इस्तीफे और उनके भारत भागने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने के 10 दिन बाद यूनुस ने पहली बार ढाका में विदेशी राजनयिकों को ब्रीफ किया। तो वहीं बता दें दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीनी जहाज के बीच बड़ी टक्कर, दोनों देशों की नेवी आई आमने सामने। बता दें चीन को समुद्र में भारी पड़ गई, दबंग गई। बीजिंग का आरोप है कि फिलीपींस के जहाज ने उसके पोत को मारी है टक्कर। दोस्तों दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। सोमवार सुबह चीनी तटरक्षक बल ने दावा किया है कि फिलीपींस के एक जहाज ने चेतावनियों को दरकिनार करते हुए एक चीनी जहाज को टक्कर मार दी। चीन ने आरोप लगाया कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई, साथ ही उसके जल क्षेत्र में घुसपैठ की गई। चीनी तटरक्षक बल ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि सोमवार सुबह
दक्षिण चीन सागर में दो जहाजों में टक्कर होती है। इसमें चीनी जहाज को तटरक्षक बल का जहाज बताया गया है। चीनी समुद्री सुरक्षा बल ने कहा कि फिलीपींस के जहाज को सबीना जल क्षेत्र में प्रवेश से रोका गया। इसके बाद भी जहाज सेकंड थॉमस शोल जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता गान यू ने बताया है कि दो फिलीपीन तटरक्षक जहाजों ने बिना अनुमति के चीन के जल क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की। फिलीपींस बार बार दोनों देशों के बीच बनाई गई अस्थायी यानी टेम्परेरी सिस्टम का उल्लंघन कर रहा है। चीन की ओर से कहा गया है कि घटना के बाद कानून के मुताबिक फिलीपींस के जहाजों के खिलाफ नियंत्रण के लिए उपाय किए गए और फिलीपींस को उल्लंघन को रोकने और परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने जारी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने का किया वादा। दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा जारी कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 गारंटियों का वादा किया, जिनमें अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को निरस्त करना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, 1 लाख नौकरियों का सृजन और भारत पाकिस्तान वार्ता की बहाली शामिल है। पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 6 मुफ्त सिलेंडर, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्धता, पासपोर्ट की आसानी और राजमार्गों पर लोगों को अनावश्यक परेशान करने से रोकने का भी वादा किया। जी हाँ, अब ऐसे में जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर में इतनी शांति है दोस्तों, हर चीज बिल्कुल कानून के मुताबिक चलती नजर आ रही है। भारत के वासी भी वहां जाकर के कश्मीर में अपने आप को सिक्योर समझ के, अपने आप को सुरक्षित समझ के एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें उमर अब्दुल्ला को पच नहीं रही है? क्यों वो दोबारा से 370 को और 35A को बहाल करना चाहते हैं? इन्होंने जो ये मैनिफेस्टो जारी किया है दोस्तों 370 35A को बहाल करने को लेकर, इस पर आपकी अब निजी क्या राय होने वाली दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। उमर अब्दुल्ला के इस मैनिफेस्टो पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में अपनी राय दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। तो बात करें एक और खबर की, जहां रशिया में सेना भेजकर जेलेंस्की ने कर दी बहुत बड़ी भारी गलती, पुतिन के सामने खुला छोड़ दिया मैदान दांव पर यूक्रेन की सुरक्षा। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद को मंझा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी साबित किया है। एक प्रतिभाशाली नेता जिसने शक्तिशाली दुश्मन के सामने अपने देश की सेना और लोगों को मनोबल बढ़ाकर रखा और वैश्विक समर्थन हासिल करने में सक्षम है। जेलेंस्की ने 2 सप्ताह पहले यूक्रेनी बलों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में भेजकर सभी को चौंका दिया। यूक्रेनी बल रशिया के अंदर 30 किलोमीटर तक घुस गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया की जमीन पर यह सबसे बड़ा हमला है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ यूक्रेन के इस कदम को जेलेंस्की की बड़ी रणनीतिक भूल बता रहे हैं। तो दोस्तों वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूक्रेन पोलैंड का दौरा होने वाला है, जिस पर जेलेंस्की से भी बात करेंगे पीएम मोदी जी, जिस पर पूरी दुनिया की रहेगी नजर। जी हाँ, भारत ने वैश्विक स्थिरता लाने के अपने प्रयासों में कोई कटौती अब तक नहीं किया। रशिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ अब प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और देश में शांति और स्थिरता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पीएम मोदी जी के यूक्रेन दौरे की खबर है, वो यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी के पोलैंड का दौरा करने की भी उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा पोलैंड के मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार होने के लिहाज से भी अहम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच किसी भी मध्यस्थता से भारत ने इनकार कर दिया है और साथ में इनकार करने के साथ साथ एक उपाय भी बताया है। दोस्तों उपाय यह है कि नई दिल्ली की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच हम संदेश भेजने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मध्यस्थता नहीं करेंगे। क्या भारत ने सही डिसीजन लिया? बताना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्राओं के साथ मनाया रक्षाबंधन। राखियों से भर गई प्रधानमंत्री मोदी जी की कलाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कूल के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने बच्चों से राखी भी बंधवाई और उनसे बात भी की। इस दौरान वे बहुत खुश नजर आए। राखी से प्रधानमंत्री मोदी की कलाई भर गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। एक बच्ची ने पीएम मोदी को बहुत ही खास राखी बांधी। इस राखी में एक विशेष संदेश के साथ एक तस्वीर भी थी। दरअसल इस राखी में पीएम मोदी की दिवंगत मां की तस्वीर थी और उसमें एक पेड़ मां के नाम संदेश लिखा हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने हर व्यक्ति को एक पौधा लगाकर मां और धरती माता के प्रति सम्मान प्रकट करने की अपील की थी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों हमारी ओर से भी, हमारे पूरे टीम की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।